नमस्कार, एक बार पुनः आपका इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत। 1 से लेके 5 तक का सॉल्यूशन आप देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 पे। सवाल नंबर 6 में आपको क्या दिया है कि एक बॉडी दी हुई है और उस पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और उस पर 3 फोर्सेज आपको दिखाई दे रहे हैं। ये वाला जो है वो 8 न्यूटन का है, ऊपर की तरफ 7 का है और लेफ्ट की तरफ 1 है। और आपसे ये बोला कि भाई साहब एक और फोर्स इस पे कितना और किस डायरेक्शन में लगाएं कि ये इक्विलिब्रियम में रह जाए। और वो डायरेक्शन आपको जो एंगल बताना है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बताना है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या है, ये वाली बॉडी है, इसके ऊपर 8 नीचे की तरफ है, 7 ऊपर की तरफ है, तो नेट आपका क्या हो गया, डाउनवर्ड हो गया 1 न्यूटन। और पीछे की तरफ आपको क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो अगर इसको इक्विलिब्रियम में रखना है तो आपको फोर्स जो एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा यहाँ पे आपको एक फोर्स लगाना पड़ेगा जिसका इधर वाला कंपोनेंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए और ये वाला कंपोनेंट भी 1 होना चाहिए। यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग 1 और पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग 1। तो ये वाला कंपोनेंट यहाँ पे, ये वाला फोर्स क्या हो गया, √2 हो गया न्यूटन में। और एंगल यहाँ से कितना हो गया, 45 हो गया। तो एकदम सस्ता सवाल है। वेक्टर का बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उस पर नेट फोर्स एक्स वाई और जेड तीनों में 0 होना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो आपका आंसर आ जाएगा √2 न्यूटन और एंगल जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो 45 डिग्री यहाँ पे आंसर हो गया। तो ये अपना सही हो गया, ऑप्शन ए। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल में आपके डेटा हो सकते हैं कि हमारे पास अभी जो हमने फास्ट पता किए हैं बच्चों से, इनमें और जो ओरिजिनल वाले थे थोड़ा बहुत इसमें अलग हो सकता है। सवाल कुछ इस तरह तक का था कि आपको 2 हीट इंजन दिए हुए हैं, एक का हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर दिया हुआ है, सेकंड वाले का भी आपको मतलब सोर्स का टेम्परेचर और सिंक का टेम्परेचर दिया हुआ था। और एक सस्ता सा सवाल था कि रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ बोथ द इंजन। तो जिस भी विद्यार्थी को जस्ट फॉर्मूला पता होगा तो बड़ी आसानी से यहाँ पे रेशियो निकाल देगा। क्या होगा एफिशिएंसी हमारे लिए एफिशिएंसी जो है वो कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी होती है 1 माइनस T2 बाई T1। यहाँ पे मेरे लिए T2 कौन सा होता है, अगर मैं इसको बेसिकली परसेंटेज में लिखना चाहूँ तो इंटू 100 कर देंगे। तो 1 माइनस T2 बाई T1, T2 होता है मेरा किसका टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, यानी कि 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ सिंक डिवाइडेड बाई टेम्परेचर ऑफ सोर्स से। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर को आपको पुट करना होता है केल्विन के अंदर। तो आप 𝜂1 और 𝜂2 को निकाल दीजिएगा और डिवाइड कर दीजिएगा तो आपको जो भी ऑप्शन वहां पे दिया हुआ था वो मैच होता हुआ दिखाई दे जाएगा। जिस तरह से हमें डेटा पता लगा है वो थोड़ा सा सुगला वैल्यू यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे अगर अपन 𝜂1 डिवाइडेड बाई 𝜂2 करें तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये वैल्यू होनी चाहिए 1 माइनस, पहले वाले केस में T2 कितना हो जाएगा, यानी कि आपका सिंक का टेम्परेचर। तो ये 147 प्लस 273 इसमें ऐड कर दीजिए ताकि ये केल्विन में हो जाए और ये वाली वैल्यू हो जाएगी आपकी 447 प्लस 273, है ना, डिवाइडेड बाई 1 माइनस। सेकेंड वाले केस में आपको जो है सिंक का टेम्परेचर 47 डिग्री दिया हुआ है तो इसको केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे तो ये वाला हो जाएगा 47 प्लस 273। और सिमिलरली इस वाले केस में आपका ये वाला 627 दिया हुआ है, इसमें भी आप क्या ऐड कर देंगे, 273 ऐड कर दें। इसको सिंप्लीफाई करने पे जो आपका आंसर आ रहा था वो जो भी वहां पे एग्जाम में ABCD दिए हुए थे उसमें से कोई एक मैच होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जिस स्टूडेंट से हमने ये डेटा लिया उसको थोड़ा बहुत इसमें कंफ्यूजन है कि वो इसके बारे में श्योर था। एक आध डेटा हो सकता है कि अलग हो, पर बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको एफिशिएंसी का फॉर्मूला जस्ट पता होता, दोनों के लिए अप्लाई कर देते और दोनों का क्या निकाल लेते, रेशियो निकाल लेते। तो एकदम सस्ता सवाल है अगर आपको सिंपल कॉन्सेप्ट पता होता तो। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 पे। आपको दिया हुआ मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस, करंट एंड टाइम, ये 1%, 2% और 3% रेस्पेक्टिवली, यानी कि आपका डेल्टा R बाई आर रेजिस्टेंस, करंट एंड टाइम, यानी कि डेल्टा R बाई आर इंटू 100 की अगर अपन बात करें तो ये आपको दिया हुआ है 1। सिमिलरली आपको सेकेंड वाले केस में यानी कि डेल्टा I बाई आई इंटू 100 परसेंटेज एरर इन करंट की कितना दिया हुआ है, 2% दिया हुआ है। और सिमिलरली आपको टाइम में जो डेल्टा T डिवाइडेड बाई T है ये वाली वैल्यू दी हुई है सवाल के अंदर 3%। और आपसे पूछा है भाई साहब, आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि कैलकुलेट दी मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द हीट डिसिपेटेड इन द
रेजिस्टर है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आप जानते हैं कि H की वैल्यू होती है I स्क्वायर R T, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे, परसेंटेज निकालने बैठेंगे तो आपके लिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी, DH बाई H इंटू 100, जो कि हो जाएगा 2 इंटू डेल्टा I बाई I इंटू 100, है ना, प्लस डेल्टा R बाई R इंटू 100, R बाई R 100 प्लस डेल्टा T बाई T इंटू 100, मतलब आप परसेंटेज इस तरह से निकाल पाएंगे। तो अब आप ध्यान से देखें तो डेल्टा I बाई I की वैल्यू आपको 2 दी हुई है, उसका ट्वाइस आ रहा है तो ये तो 4 हो गया, प्लस डेल्टा R बाई R की वैल्यू आपको 1 दी हुई है तो ये वाला 1 हो गया, और डेल्टा T बाई T इंटू 100 की वैल्यू 3 दी हुई है, और सब में प्लस लेंगे तो 7 प्लस आपका जो है 5 प्लस 3 यानी कि 8% जो है ये मैक्सिमम पॉसिबल हीट में जो एरर आ रही है। तो 8 हमारे पास एक ऑप्शन है, इसको टिक करके आप पढ़ सकते हैं। तो एक सस्ता सवाल है, एरर्स एंड एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड सवाल था। चलिए तो नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा सवाल नंबर 9, और ये थोड़ा ठीक सवाल है। इसमें क्या है कि एक बॉल है, इसकी डेंसिटी आपको दी हुई है रो kg पर मीटर क्यूब, जो हाफ सबमर्ज्ड है, मतलब एक लिक्विड के अंदर उसको रखा हुआ है, और लिक्विड की डेंसिटी आपको दी हुई है सिग्मा kg पर मीटर क्यूब, और सरफेस टेंशन आपको T दिया हुआ है, रेडियस ऑफ बॉल हमें निकालना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बॉल यहाँ पे इक्विलिब्रियम में, मतलब ये सवाल में दिया हुआ है ऐसी ऐसी कंडीशन में, तो इस पे लगने वाला नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हम इस बात का यूज कर सकते हैं। हमारे पास ये बॉल है, इसके ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा, ऊपर की तरफ लग रहा होगा बायंसी, और नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, इसका mg लग रहा होगा ग्रेविटी, और एक फोर्स लग रहा होगा सरफेस टेंशन की वजह से। और सवाल में ये बोला है कि ये हाफ इमर्ज्ड है, तो फिर मैं सरफेस टेंशन को बड़ी आसानी से लिख सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे एक कॉन्टेक्ट सरफेस बन के तैयार हो रही होगी, तो लेंथ आपकी कितनी होगी 2 पाई r, और मैं मान लेता हूं कि कैपिटल R इसका क्या है, रेडियस है, किसका, इस बॉल का। तो यहाँ पे जो ऊपर की तरफ सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स आएगा, लेंथ आपकी कितनी हो गई है 2 पाई r होगी, इंटू T आ गया। अब 2 पाई r इंटू T प्लस बायंसी वाला फोर्स दैट मस्ट बी इक्वल टू mg, तो 2 पाई r T प्लस बायंसी वाला क्या होगा, हाफ सबमर्ज्ड है, तो टोटल वॉल्यूम होती है 4/3 पाई r क्यूब, तो आधी हो गई 2/3 पाई r क्यूब, इंटू आपने क्या कर दिया सिग्मा, किसका, लिक्विड का, इंटू आपने g कर दिया, तो ये वाला बायंसी वाला फोर्स आ गया, दैट इज इक्वल टू mg, जो कि होगा कितना 4/3 पाई r क्यूब, ये वॉल्यूम हो गई, इंटू इसकी डेंसिटी रो है, इंटू g कर दीजिए। अब इस पूरे खेला में आप देखेंगे तो r निकालना आपके लिए आसान होगा। जैसे अगर आप ध्यान से देखें तो आप ऐसा लिख पाएंगे 2 पाई r t दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब रो g माइनस ऑफ 2/3 पाई r क्यूब, 2/3 पाई r क्यूब सिग्मा इंटू g, है ना। तो एक r तो आपका यहां से कॉमन आके मतलब कट जाएगा, तो ये r स्क्वायर रहेगा, ये r स्क्वायर रहेगा, तो यहां से आपका आ गया r स्क्वायर कॉमन। अब आपको r चाहिए तो ये वाला रायता ले जाइए इधर, और r हो जाएगी उस पूरे रायता की पावर 1/2 है। तो इस तरह से इस सवाल में मतलब हमें एग्जैक्ट ऑप्शन याद नहीं है बच्चे को, पर इतना पता है कि भाई साहब रो दिया हुआ था, सिग्मा दिया हुआ था, टी दिया हुआ था, तो आप आर निकाल सकते हैं। बेसिकली सवाल आपका इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे नेट फोर्स 0 है, और उस पर सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट यूज होगा, क्योंकि सरफेस टेंशन का कोफिशिएंट आपको दिया हुआ है। बाकी आप बॉल को स्मॉल मान नहीं सकते, क्योंकि उसका रेडियस तो आपको निकालना है, तो इसका मतलब बायंसी भी होगा, यहाँ पे सरफेस टेंशन वाला फोर्स भी होगा, और नीचे की तरफ लगने वाला mg से वो बैलेंस होगी। और सवाल में बोला है कि हाफ इमर्ज्ड है, तभी अपन जो है सरफेस टेंशन को भी बड़ी आसानी से 2 पाई r इंटू टी लिख पाएंगे, अन्यथा हमें cos थीटा की वहां पे जरूरत होगी। ऐसा सवाल में मेंशन नहीं था कोई cos थीटा, तो हमने हाफ समझ से इसको आसानी से कर लिया। चलते हैं भाई साहब 9th के बाद आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 10 की तरफ। ये बहुत ही सस्ता सवाल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ये सवाल है। इसमें आपको एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया गया है कि 540, ये यहाँ पे 540 ऑब्वियसली ऐसा कुछ दिया रहेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्टेज पर मीटर दैट इज न्यूटन पर कूलम, इस तरह से, और साइन पाई इंटू 10 की पावर 4x माइनस ct, और यहाँ पे E जो है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है ये वाला, और उसका एम्पलीट्यूड जो है बेसिकली 540 है ना, और C यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट आपको दिया गया है। और आपसे पूछा भाई साहब एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना आपके लिए कोई टफ चीज नहीं है, क्योंकि अपन जानते हैं कि भाई साहब E बाई B आपके लिए C होता है। ये तो बेसिकली क्या है, एक प्रॉपर्टी है किसकी,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी होती है। तो ई आपको दिया हुआ है, यानी एम्पलीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, ये वाला एम्पलीट्यूड किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। और सी अपने को पता है, तो बी निकालना होगा तो क्या कर देंगे, इसको ई बाई सी कर देंगे। तो ई की वैल्यू 540 दी हुई है और सी की वैल्यू होती है 3 × 10 की पावर 8। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 18 × 10 की पावर -7 टेस्ला आ जाएगा। तो इस तरह का जो ऑप्शन था आप टिक करके आगे बढ़ सकते थे। तो यहाँ तक अपने 10 सवाल हुए, इसके बाद आप आगे देखेंगे फर्दर सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं।